सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टार्ट करते हैं अनदर लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री। और बेटा आज हमारा थर्ड पार्ट होने वाला है इस चैप्टर का। आज हम क्या क्या डिस्कस कर रहे होंगे? इवेपोरेशन, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जहां पर हम एक लॉ देखेंगे बेटा जिसको क्या बोला जाता है, रॉल्ट्स लॉ। रॉल्ट्स लॉ में हम मोल फ्रैक्शन डिटरमाइन करेंगे इन सॉल्यूशन फेज। उसके बाद मोल फ्रैक्शन डिटरमाइन किया जाएगा इन वेपर फेज। तो ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में देख रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात अगर की जाए बेटा इवेपोरेशन की, ठीक है, किसकी बात की जाए? इवेपोरेशन की। उसके बाद वेपर प्रेशर की बात करेंगे। तो देखो जरा, अगर मैं आपके सामने एक कंटेनर बना रहा हूं, मैंने यहाँ पर एक कंटेनर रखा, इस कंटेनर के अंदर मैंने क्या किया, इस कंटेनर के अंदर मैंने पानी डाला, ठीक, ये डाल दिया मैंने पानी यहाँ पर, ठीक। और ये ओपन कंटेनर है। ये अगर ओपन कंटेनर है, मान लेते हैं इस पानी का वजन मैंने मेजर कर लिया, कितना है भाई? 100 ग्राम, ठीक, या कुछ ही ले सकते हो आप। इन जनरल मैंने लिख दिया इस पानी का वजन कितना है, इस पानी का वजन है x ग्राम, ठीक। अब मैं इस कंटेनर को खुला छोड़ गया। 3-4 दिन बाद आकर के मैंने देखा, तो 3-4 दिन बाद आकर के जब मैं देखूंगा तो मुझे बताओ जरा, इस कंटेनर में जो पानी है उसका लेवल उतना का उतना ही रहेगा या वो लेवल थोड़ा कम हो जाएगा? बताओ जल्दी से। इस कंटेनर में जो पानी है, पानी का लेवल पहले जितना ही रहेगा या कुछ कम हो जाएगा? बताओ, कम हो जाएगा, ठीक है। क्यों कम हो गया? क्यों कम हुआ? ड्यू टू वेपराइजेशन या फिर ड्यू टू इवेपोरेशन। मान लेते हैं इसका वजन कितना आया भाई? इसका वजन आया निकल करके y ग्राम। अब मुझे बताओ x में और y में क्या रिलेशन होगा? x बड़ा होगा कि y बड़ा होगा? x ज्यादा होगा और y क्या होगा? कम होगा, बिकॉज इवेपोरेशन हो गया, वाटर का लेवल कम हो गया, ठीक है। वजन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहाँ पर अगर मैं आपको ये बना करके दिखाऊं, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर। भाई पूरे कंटेनर में कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे? पूरे कंटेनर में किसके मॉलिक्यूल्स होंगे? बताओ, पूरे कंटेनर में तो पानी के ही मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं इस कंटेनर में पानी के मॉलिक्यूल शो कर देता हूँ। इस कंटेनर में, जो कंटेनर मैंने लिया, इस कंटेनर में यहाँ पर हम पानी के मॉलिक्यूल शो कर देते हैं, ठीक है। और फिलहाल कौन से मॉलिक्यूल शो कर रहा हूँ भाई? फिलहाल सरफेस के मॉलिक्यूल शो कर रहा हूँ, ठीक है। मॉलिक्यूल्स तो सब जगह प्रेजेंट होंगे, सरफेस पर भी प्रेजेंट होगा, नीचे बल्क में भी प्रेजेंट होगा। फिलहाल मैंने कौन से मॉलिक्यूल आपको शो करे हैं? सरफेस के मॉलिक्यूल शो करे हैं। सो दीज आर सरफेस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक सरफेस के नीचे का मॉलिक्यूल भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक। सरफेस के नीचे का मॉलिक्यूल मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ, ठीक है। ये कौन सा मॉलिक्यूल है? इसको हम बोलते हैं बल्क मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? बल्क मॉलिक्यूल। तो हमारे पास सरफेस के मॉलिक्यूल भी हैं एज वेल एज बल्क के मॉलिक्यूल भी हैं। अब जरा मुझे एक बात बताओ, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, सबके मॉलिक्यूल्स की अपनी कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है कि नहीं? ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में किस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती है और किन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है? सॉलिड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी सबसे कम, उससे ज्यादा लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की और सबसे ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स की। तो यहाँ पर तो हमने लिक्विड के मॉलिक्यूल दिखाए हैं, मतलब इनकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है। अब हम कंपेयर करते हैं कि भैया सरफेस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी कि बल्क मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? किस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, सरफेस मॉलिक्यूल की या बल्क मॉलिक्यूल की? भाई सरफेस मॉलिक्यूल की ज्यादा होगी ना, तभी तो वो दूसरे मॉलिक्यूल्स को धक्का देते हुए ऊपर तक पहुंचा है, ठीक है। तो इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या है भाई? इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, ठीक है। अब अगली बात करते हैं। अब जरा मुझे बताना, इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या नीचे वाले मॉलिक्यूल्स इनको अपनी तरफ खींच रहे होंगे?
क्या नीचे वाले मॉलिक्यूल्स इनको अपनी तरफ खींच रहे होंगे? हाँ भाई, पानी के मॉलिक्यूल हैं, एक साथ बैठे हुए हैं, तो हर मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्या कर रहा होगा? अट्रैक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे के मॉलिक्यूल्स इनको अपनी तरफ खींच रहे हैं। अब इस बल्क मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो इस पर चारों डायरेक्शन से, चारों दिशाओं से एक बराबर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही होगी। बोलो, लग रही होगी क्या नहीं? तो बल्क मॉलिक्यूल के ऊपर एक यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, लेकिन सरफेस मॉलिक्यूल पर क्या यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है? नहीं, सरफेस मॉलिक्यूल्स पर यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रही है, यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है। अच्छा, ऑलरेडी इनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। ठीक है, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? उसकी काइनेटिक एनर्जी तो इससे कम है। तो इस वाले मॉलिक्यूल पर सभी दिशाओं से एक यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है। तो मुझे बताओ, क्या इस मॉलिक्यूल के कहीं भागने की टेंडेंसी है? नहीं, इसके कहीं भागने की टेंडेंसी नहीं है। इट विल रिमेन स्टेशनरी ओवर हियर। ठीक है, जबकि इन मॉलिक्यूल्स की भागने की टेंडेंसी है। कैसे भागने की टेंडेंसी है भाई? अगर इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी मैक्सिमम है, अगर इनको थोड़ी काइनेटिक एनर्जी और मिल जाए, इतनी काइनेटिक एनर्जी मिल जाए कि ये नीचे लग रही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर दें, तो ये ऊपर वेकेंट स्पेस में, एम्प्टी स्पेस में उड़ जाएंगे। सरफेस मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी हैज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगर थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी और मिल जाए कि ये नीचे लग रही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर दे और ऊपर वेकेंट स्पेस में उड़ जाए, तो हम क्या बोलेंगे भाई? इनका क्या हो चुका? इवेपोरेशन या वेपराइजेशन। ठीक है, और इतनी काइनेटिक एनर्जी के सराउंडिंग से इनको क्या हो जाती है? मिल जाती है। क्लियर बात? लेकिन क्या ये मॉलिक्यूल इवेपोरेट करेगा? नहीं, ये मॉलिक्यूल इवेपोरेट नहीं करेगा। इसीलिए इवेपोरेशन को हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन में सरफेस के मॉलिक्यूल्स लिक्विड फेज से वेपर फेज में बदलते हैं, या बल्क के मॉलिक्यूल लिक्विड फेज से वेपर फेज में बदलते हैं? सरफेस के मॉलिक्यूल लिक्विड फेज से वेपर फेज में बदलते हैं। इसीलिए इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। लेकिन अगर बॉइलिंग की बात करें, जब मैं इसको गर्म करने बैठूंगा, जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा, तो सरफेस के मॉलिक्यूल भी वेपराइज होंगे, एज वेल एज बल्क के मॉलिक्यूल भी वेपराइज होंगे। इसका मतलब बॉइलिंग कैसा फिनोमिना है? सरफेस फिनोमिना या बल्क फिनोमिना? बॉइलिंग बल्क फिनोमिना है। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना, जबकि इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, सम ऑफ द मोर एनर्जेटिक पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड मूव फास्ट enough to escape from the attractive forces holding the liquid together। और यहाँ पर हमारी आ चुकी है भैया इवेपोरेशन की डेफिनेशन। इवेपोरेशन इज अ कंटिन्यूअस सरफेस फिनोमिना। सरफेस फिनोमिना क्यों बोला, वो तो समझ में आ गई बात। ठीक, कंटिन्यूअस क्यों बोल रहा है? लगातार होता रहता है, रोक थोड़ी सकते हो इवेपोरेशन को। ठीक है, सर्दियों में भी होगा, गर्मियों में भी होगा, हर टेम्परेचर पर होगा, टेकिंग प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। वो अलग बात है कि सर्दियों में रेट ऑफ इवेपोरेशन थोड़ा सा कम हो जाता है और गर्मियों में रेट ऑफ इवेपोरेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है। बोलो, इतनी बात क्लियर हो गई अच्छे से? ठीक है, अब अगली बात करते हैं। अभी तो हमारा ये कंटेनर क्या था भाई? ओपन कंटेनर था। ठीक है, लेकिन अब मैं एक काम करता हूं, अब मैं एक ऐसा कंटेनर लेकर के आता हूं जो क्लोज्ड कंटेनर हो। जो कैसा हो? क्लोज्ड कंटेनर हो। ठीक है, चलो जरा एक क्लोज कंटेनर लेकर के आ जाते हैं। मान लिया मैं यहाँ पर एक क्लोज कंटेनर लेकर के आ गया। ठीक है, ये मेरा कोई क्लोज कंटेनर है। ठीक, इसके अंदर मैंने यहाँ पर क्या किया भाई? पानी भरा। ठीक है, थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं। थोड़ा ऐसा करके दिखा देता हूँ। ये कोई क्लोज कंटेनर है मेरे पास। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ भाई? इसके अंदर पानी भर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर दिखा देता हूँ वाटर के मॉलिक्यूल्स। और कौन से मॉलिक्यूल दिखाए मैंने? सरफेस के मॉलिक्यूल या बल्क मॉलिक्यूल? सरफेस के मॉलिक्यूल्स। ठीक, अब आप क्लोज कंटेनर में पानी भर के रख के चले गए। 3-4 दिन बाद आकर के आप देखोगे
तो पानी का लेवल आपको उतना का उतना ही मिलेगा या थोड़ा कम हो जाएगा? स्टार्टिंग में थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है, चलो कम हो गया, ठीक है, मान लिया पानी का लेवल यहाँ से यहाँ नीचे आ गया। अब फिर दोबारा 3-4 दिन बाद आकर के देखो पानी का लेवल उतना का उतना ही रहेगा या कम हो जाएगा? इस बार पानी का लेवल उतना का उतना ही रहेगा, इस बार पानी का लेवल डिक्रीज नहीं करेगा। उसका रीजन क्या है? क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इस बार फिर से पानी का लेवल कम हो जाएगा? फिर तो 1 साल बाद 2-3 साल बाद आकर के देखो पानी गायब हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं होता इस बार क्योंकि कंटेनर क्लोज है। स्टार्टिंग में आप आए 3-4 दिन बाद पानी का लेवल क्या हो गया? कम हो गया। अब उसके बाद फिर से 3-4 दिन बाद आकर के जब आप देखोगे तो अब पानी का लेवल डिक्रीज नहीं होने वाला, अब पानी का लेवल क्या होगा? उतना का उतना ही रहेगा। उसका रीजन क्या है? स्टार्टिंग में पानी का लेवल क्यों कम हुआ? बिकॉज यहाँ पर ये वेपराइज होगा, वेपर्स बनेंगे इसके, ठीक है। अब स्टार्टिंग में वेपर्स बनने चालू होंगे, जब सफिशिएंट वेपर्स बन जाएंगे तो क्या होगा? ये वेपर नीचे से ऊपर जाएंगे, ऊपर जाकर के भाई पहले तो कंटेनर खुला हुआ था, पहले तो वेकेंट स्पेस में वेपर्स उड़ गए थे, लेकिन इस बार तो कंटेनर ओपन नहीं है, इस बार तो कंटेनर क्या है? क्लोज्ड है, ठीक। तो अब ये वेपर्स ऊपर जाएंगे, ऊपर जाकर के वॉल ऑफ द कंटेनर से टकराएंगे और टकरा करके अपनी काइनेटिक एनर्जी क्या कर देंगे? लूज कर देंगे। टकरा करके अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज कर देंगे और क्या हो जाएंगे? यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर बताओ जरा मुझे, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर लिक्विड गैसियस फेज में वेपर में बदल रहा है। इसको आपने क्या बोला? इस प्रोसेस को इवेपोरेशन। क्या बोला? इवेपोरेशन। यहाँ ऊपर क्या हो रहा है? ऊपर गैसियस फेज से लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन। पहले जब कंटेनर ओपन था तब केवल एक प्रोसेस चल रहा था, कौन सा प्रोसेस? इवेपोरेशन नाम का। लेकिन अब कंटेनर क्लोज हो गया, अब स्टार्टिंग में तो बिल्कुल इनिशियली की अगर मैं बात करूं केवल और केवल एक प्रोसेस होगा, इवेपोरेशन। जब सफिशिएंट वेपर्स बन जाएंगे और वो ऊपर जाकर के वॉल ऑफ द कंटेनर से टकराएंगे, वहां जाकर के कंडेंस होंगे, ठीक है। अब दूसरा फिनोमिना भी चालू हो गया। कौन सा फिनोमिना चालू हो गया? कंडेंसेशन। अब यहाँ पर 2 फिनोमिना चल रहे हैं, एक इवेपोरेशन नाम का और एक कंडेंसेशन नाम का, ठीक है। स्टार्टिंग में तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन कम होगा, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बीतता जाएगा एक टाइम ऐसा आएगा जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। और उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे कि भैया यहाँ पर क्या आ चुका? इक्विलिब्रियम आ चुका। क्या आ चुका है यहाँ पर? इक्विलिब्रियम, ठीक है। मान लेते हैं 0 से 9 सेकंड तक लगातार वेपर्स बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। 10वें सेकंड पर आकर के इक्विलिब्रियम आ गया, 10वें सेकंड पर आकर के इक्विलिब्रियम आ गया। तो अब मुझे बताओ लिक्विड सरफेस के ऊपर अमाउंट ऑफ वेपर बढ़ेगा या कांस्टेंट हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा भाई। 0 से 9 सेकंड तक तो लगातार वेपर बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, लेकिन जैसे ही 10वां सेकंड आया इक्विलिब्रियम आ चुका। इक्विलिब्रियम का मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो गया। इस बात का मतलब ये है 10 सेकंड के बाद जैसे ही एक मॉलिक्यूल नीचे से उड़ के ऊपर जाता है वैसे ही एक मॉलिक्यूल ऊपर से नीचे टपक जाता है। या फिर मैं बोलूं अगर 1 सेकंड में 5 मॉलिक्यूल नीचे से ऊपर गए तो उसी 1 सेकंड में 5 मॉलिक्यूल ऊपर से नीचे आ गए। तो रेट, तो मुझे बताओ क्या अमाउंट ऑफ वेपर लिक्विड सरफेस पर कांस्टेंट हो जाएगा? हाँ, अमाउंट ऑफ वेपर लिक्विड सरफेस पर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। अब मुझे बताओ 0 से 9 सेकंड तक भी वेपर बन रहे थे लिक्विड सरफेस के ऊपर, वो वेपर लिक्विड सरफेस पे कुछ प्रेशर डाल रहे होंगे, और 10वें सेकंड के बाद इक्विलिब्रियम आने के बाद भी वेपर्स हैं लिक्विड सरफेस पर, वो भी कुछ प्रेशर डाल रहे होंगे। तो किन को वेपर प्रेशर बोला जाए? उन वेपर के प्रेशर को वेपर प्रेशर बोलूं जो 0 से 9 सेकंड के बीच में बने, या उन वेपर के प्रेशर को वेपर प्रेशर बोलूं जो इक्विलिब्रियम आने के बाद बने? जो इक्विलिब्रियम आने के बाद बने।
क्यों? अगर 0 से 9 सेकंड तक के वेपर्स के प्रेशर को आप वेपर प्रेशर बोलोगे, फिर तो वेपर प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा है, वो तो एक फिक्स वैल्यू है ही नहीं, वो तो एक कांस्टेंट वैल्यू है ही नहीं। लेकिन 10वें सेकंड के बाद जब इक्विलिब्रियम आ चुका इन दोनों के बीच, जब इन दोनों के बीच क्या आ चुका भाई, इक्विलिब्रियम आ चुका, तो अमाउंट ऑफ वेपर्स क्या हो जाएंगे, अमाउंट ऑफ वेपर्स आपके कंटेनर में कांस्टेंट हो जाएंगे, और अब वो कांस्टेंट वेपर जितना प्रेशर डालेंगे लिक्विड के सरफेस के ऊपर, उस प्रेशर को बोला जाएगा वेपर प्रेशर। बोलो बात समझ में आ गई अच्छे से? ठीक है, तो इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड, सम ऑफ द मोर एनर्जेटिक पार्टिकल्स, ठीक है, ये बात तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुका। ठीक है, अब हमें वेपर प्रेशर भी समझ में आ गया। तो वेपर प्रेशर किसको बोलेंगे? इट इज द प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या है? इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स, कौन से वेपर्स? which are on the surface of liquid and are in equilibrium with it। ठीक, पूरी डेफिनेशन याद हो गई यहीं बैठे बैठे। वेपर प्रेशर क्या है? इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स which are on the surface of liquid and are in equilibrium with it। क्लियर हो गई बात अच्छे से? ठीक है, मान लो मैंने इस कंटेनर में प्योर सॉल्वेंट लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है भाई? प्योर सॉल्वेंट, केवल और केवल सॉल्वेंट है मेरे पास। तो सॉल्वेंट को कैपिटल ए से दिखाया करते थे। ठीक है, ये कैपिटल ए के मॉलिक्यूल्स हैं, ये किसके मॉलिक्यूल होंगे फिर? ए के या बी के? अरे ये भी तो ए के ही होंगे। ठीक है, ये भी किसके मॉलिक्यूल्स होंगे? ए के मॉलिक्यूल्स होंगे। अब लिक्विड फेज में और वेपर फेज में क्या आ चुका? इक्विलिब्रियम आ चुका। इक्विलिब्रियम आने के बाद अमाउंट ऑफ वेपर कांस्टेंट हो गया। वो कांस्टेंट वेपर जो प्रेशर डालेंगे उस प्रेशर को क्या बोलेंगे? बताओ, इसमें तो केवल और केवल प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, प्योर ए है तो उसको बोला जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दिखाया जाएगा बाय राइटिंग P नॉट ए। ऊपर नॉट लगाने का मतलब ही यही है कि प्योर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? प्योर की बात हो रही है। बोलो इतनी बात क्लियर हो गई अच्छे से? ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर मैं इस कंटेनर में प्योर बी ले लेता, क्या ले लेता? प्योर बी ले लेता, तो यहाँ पर सारे के सारे मॉलिक्यूल किसके होते हैं भाई? बी के होते हैं। बोलो होते कि नहीं? सारे के सारे मॉलिक्यूल किसके होते? बी के होते। ठीक है, और यहाँ पर भी सारे के सारे मॉलिक्यूल किसके होते? बी के होते। इक्विलिब्रियम आने के बाद अमाउंट ऑफ वेपर कांस्टेंट हो जाता, उस कांस्टेंट वेपर के प्रेशर को क्या बोलते? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, और उसको लिखा जाता P नॉट बी। क्लियर है बात अच्छे से? ठीक है, मान लिया मैंने दो कंटेनर लिए हुए, एक कंटेनर में पानी है, दूसरे कंटेनर में रसना है। ठीक है, दोनों को मुझे आपस में मिलाना है, तो पानी यहाँ किसकी तरह काम करेगा? सॉल्वेंट की तरह। ठीक है, उसको P नॉट, उसके वेपर प्रेशर को P नॉट है। रसना किसकी तरह काम करेगा? सॉल्यूट की तरह, उसके वेपर प्रेशर को P नॉट भी। लेकिन हमारे चैप्टर का नाम क्या है? सॉल्यूशन। हमें प्योर सॉल्वेंट के बारे में नहीं पढ़ना, हमें प्योर सॉल्यूट के बारे में नहीं पढ़ना, हमें तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिला के सॉल्यूशन बनाना है। तो वेपर प्रेशर भी किसका पढ़ना पड़ेगा? सॉल्यूशन का पढ़ना पड़ेगा। बात समझ में आ गई अच्छे से? अब जब मैं दोनों कंटेनर को आपस में मिला दूंगा, रसना और पानी को आपस में मिला दूंगा, तो मेरा सॉल्यूशन बन जाएगा, और उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, यहाँ पर इस डायग्राम से आप देख सकते हो, इस y एक्सिस पर मैंने लिया है क्या? रेट। x एक्सिस पर मैंने लिया है क्या? टाइम या फिर रेट ऑफ इवेपोरेशन। क्लियर बात? ठीक, अब आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? ये ओरिजिन है आपका। ठीक है, स्टार्टिंग में तो कंडेंसेशन होगा ही नहीं, स्टार्टिंग में तो केवल और केवल क्या होगा? इवेपोरेशन होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में तो केवल और केवल क्या होगा? इवेपोरेशन होगा, कंडेंसेशन होगा नहीं। ठीक है, तो धीरे धीरे रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या होगा भाई? इंक्रीज होगा। ठीक है, और ये यहाँ पर ये जो लाइन दिखाई है ये क्या है? रेट ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन तो फिक्स है ना, इवेपोरेशन तो इंक्रीज नहीं हो रहा ना, इवेपोरेशन डिक्रीज हो रहा। बताओ क्या ऐसा हो रहा है कि इवेपोरेशन टाइम के साथ साथ कम होता जा रहा है? नहीं, इवेपोरेशन तो फिक्स है। क्यों? लिक्विड सेम है आपका, आप हीट एनर्जी दे नहीं रहे हो। ठीक है, आप गर्म नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप सरफेस एरिया को इंक्रीज नहीं कर रहे हो, तो इवेपोरेशन ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, वो फिक्स रहेगा। तो ये जो लाइन आप देख रहे हो यहाँ, ये रेट ऑफ इवेपोरेशन है, ठीक है, फिक्स है। अब धीरे धीरे रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ना चालू हुआ।
बढ़ते 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 एक टाइम ऐसा आया कि इस पॉइंट पर आकर के रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या हो चुका, बराबर हो चुका। और इस पॉइंट के बाद हम बोलेंगे कि भैया हमारा आ चुका इक्विलिब्रियम। क्या आ चुका, इक्विलिब्रियम। तो एन इक्विलिब्रियम इज सेट अप रैपिडली इन विच द नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिविंग द सरफेस इज एग्जैक्टली बैलेंस्ड बाय द नंबर रिजॉइनिंग इट। क्लियर हो रही है बात? मतलब एक मॉलिक्यूल ऊपर गया तो एक मॉलिक्यूल उसी टाइम नीचे टपक गया। मतलब इक्विलिब्रियम आने पर क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो जाएगा। वाटर लिक्विड विल बी इन इक्विलिब्रियम विद वाटर गैस। ठीक, अब जो वेपर्स होंगे, अमाउंट ऑफ वेपर्स होंगे लिक्विड सरफेस पर, वो कांस्टेंट हो जाएंगे और उनके प्रेशर को बोला जाएगा वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर की डेफिनेशन आप देख सकते हो, इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द vapors which are on the surface of liquid and are in equilibrium with it। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ गई अच्छे से? ठीक है। अगर हम बात करें इवेपोरेशन की, किसकी बात करें भाई, इवेपोरेशन की, तो इवेपोरेशन किन किन फैक्टर पर डिपेंड करेगा, इवेपोरेशन किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा। इवेपोरेशन टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगा, सरफेस एरिया इंक्रीज करने से इंक्रीज होगा, लेकिन वेपर प्रेशर किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, देखो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन, ठीक, अमाउंट ऑफ लिक्विड टेकन, चाहे कम पानी लो चाहे ज्यादा पानी लो, रेट ऑफ वो वेपर प्रेशर को उससे कोई भी लेना देना नहीं। ठीक, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, सरफेस एरिया से भी कोई लेना देना नहीं है कि आपने सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, या का मतलब इवेपोरेशन बढ़ेगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। ठीक है, अमाउंट ऑफ लिक्विड लेने से भी रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ाने से भी रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। ठीक है, वॉल्यूम और शेप ऑफ कंटेनर चेंज करने से भी आपका इवेपोरेशन बढ़ेगा, लेकिन वेपर प्रेशर एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो इन तीनों चीजों पर डिपेंड नहीं करती है। क्लियर हो गई बात अच्छे से? प्योर सॉल्यूट का वेपर प्रेशर क्या होता है, P नॉट B। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होता है, P नॉट A। अब जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिला करके सॉल्यूशन बना दोगे, मान लिया इसका वेपर प्रेशर कितना है, या चलो ऐसे ही बताओ मुझे, अगर आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिला दोगे तो क्या आएगा हमारे पास, टोटल वेपर प्रेशर। टोटल वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, टोटल वेपर की प्रेशर किसके बराबर होगा, वो हमें यहाँ पर देखना है। क्लियर है बात अच्छे से? ठीक, अब देखिएगा आगे। अब ये डिपेंड किस पे करता है, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ लिक्विड। वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करता है। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होंगी। ठीक है, एक बार आपके ऊपर पानी फेंकूं, ठीक, एक बार आपके ऊपर रसना फेंकूं, एक बार आपके ऊपर शहद फेंकूं, सबसे ज्यादा गुस्सा किस में आएगा, आपको सर गुस्सा तो तीनों में आएगा, लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा किस में आएगा, जब मैं आपके ऊपर शहद फेंकूंगा उसमें सबसे ज्यादा गुस्सा आएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चिपचिपा हो जाएगा, आपकी बॉडी चिपचिपी हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब पानी, रसना और शहद में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज्यादा है, पानी पानी में, रसना रसना में, या शहद शहद में? शहद शहद में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसीलिए वो थोड़ा चिपचिपा हो रहा है। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ेगी, जिस वजह से वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी हमें देखना है। वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट भी आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है। ठीक, लूजली हेल्ड मॉलिक्यूल्स एस्केप मोर इजीली इनटू द वेपर फेज। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है वेपर प्रेशर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो वेपर प्रेशर कम होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। क्लियर हो गई बात अच्छे से? ठीक, चलिए आगे देखिए। ठीक, अगली बात हम करते हैं भाई किसके बारे में, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। किसके बारे में, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट अगर आपसे पूछा जाए, बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, बिना स्लाइड पर देखे किसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट? अब ये बच्चों वाली डेफिनेशन हो गई, छठी सातवीं में भी पढ़ाया जाता था बॉइलिंग पॉइंट।
जिस टेम्परेचर पर लिक्विड फेज वेपर फेज में कन्वर्ट होता है उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ये डेफिनेशन तो छठी सातवीं क्लास के बच्चे को भी बताई जाती है, लेकिन अब आप ट्वेल्थ में आ चुके हो, ठीक, तो अब कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। अब हकीकत डेफिनेशन क्या होती है बॉइलिंग पॉइंट की वो बताई जाएगी आपको। एक्चुअल डेफिनेशन बॉइलिंग पॉइंट की क्या होगी वो आपको बताई जाएगी, ठीक है। जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है भाई, आप किसी पानी को बॉईल करना चाह रहे हो, ठीक है, किसी लिक्विड को बॉईल करना चाह रहे हो तो पक्की बात है उसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा। अब जिस जगह आप खड़े हो वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है वो तो कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी। मान लेते हैं जिस जगह आप खड़े हो वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वहां का 500 और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट में डाल देता हूं, मान लिया 500 ATM। कितना है, 500 ATM। अब मेरे पास दो अलग अलग लिक्विड है, एक लिक्विड है जिसका वेपर प्रेशर कितना है 200 ATM, ये वेपर प्रेशर लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, वेपर प्रेशर। और एक लिक्विड है जिसका वेपर प्रेशर कितना है 300 ATM। अब अगर मैं लिक्विड ए को बॉईल करना चाह रहा हूं तो क्या करो, गर्म करना स्टार्ट करो। जब गर्म करोगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, गर्म करने से क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। 200 से बढ़ना चालू हुआ, जब बढ़ते 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 एक्सटर्नल प्रेशर 500 के बराबर पहुंचेगा तब लिक्विड ए बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर बात। सिमिलरली लिक्विड बी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर 300 ATM है, ठीक है। आप इसको गर्म करो, 300 से बढ़ते 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 जब ये 500 के बराबर पहुंचेगा तब लिक्विड बी बॉईल होना स्टार्ट होगा। समझ आ गई बात अच्छे से, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, ठीक है। टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। अब ये एक्सटर्नल प्रेशर कितना हो सकता है, ये एक्सटर्नल प्रेशर आपका 1 ATM भी हो सकता है और 1 बार भी हो सकता है कि नहीं। क्या ATM और बार बराबर है, क्या ATM और बार आपस में बराबर है, नहीं बराबर थोड़ी है। 1 ATM में कितने बार होते हैं, 1 ATM में 1.01325 बार होते हैं। आप कहोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, ये तो लगभग बराबर ही है, 1 में और 1.01325 में क्या डिफरेंस है। लेकिन आज के समय में ये डिफरेंस कंसीडर किया जाता है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट कन्वेंशन ऑफ IUPAC। क्लियर बात। तो हम ATM और बार को बराबर मान करके नहीं चलेंगे, ठीक है। तो जब लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 ATM के बराबर हो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। और जब लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 बार के बराबर हो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। बोलो इतनी बात क्लियर हो गई अच्छे से, हाँ भाई क्लियर हो गया, ठीक। तो एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड विल बी इक्वल टू 1 ATM। अब जरा मुझे उधर देख करके बताओ, ठीक, किस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ए वाले का कि बी वाले का, किसका ज्यादा होगा, ए का या बी का, थोड़ा सा सोचो। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या बताया, हाँ बताओ सोचो, सेम होगा। क्या डेफिनेशन बोली मैंने ये बोला ना कि भाई जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। अब ए को गर्म करना स्टार्ट करो, उसका वेपर प्रेशर 200 से बढ़ते बढ़ते जब 500 पे पहुंचेगा तो लिक्विड ए बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। बी को 300 से बढ़ा के 500 तक पहुंचाना है, तो मुझे बताओ 200 से 500 तक पहुंचाने में ज्यादा गर्म करना पड़ेगा कि 300 से 500 तक पहुंचाने में ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, 200 से 500 तक पहुंचाने में ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। इसका मतलब ज्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ए वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। वेपर प्रेशर जितना कम होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। क्लियर हो गई बात अच्छे से, ठीक है। तो वेपर प्रेशर जितना कम होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। तो मैं बोल सकता हूँ बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट
बोलो, बात क्लियर हो गई यहाँ तक? ठीक, अब अगली चीज देखते हैं। अभी तो मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या किया था भाई, कांस्टेंट करा था, ठीक है। अब क्या होगा मुझे बताओ, एक बंदा समुद्र के किनारे पर खड़ा है, ठीक, एक बंदा देहरादून में है, एक बंदा मसूरी में। आप कहोगे सर ये ऊपर ऊपर क्यों दिखा रहे हो? अरे भाई ऑल्टीट्यूड बढ़ता जा रहा है ना, ठीक है। अब मुझे बताओ, सबके सर के ऊपर क्या एटमॉस्फेयर की लेयर्स आ रही हैं? क्या सभी के सर पे, तुम्हारे सर पे नहीं आ रही एटमॉस्फेयर की लेयर? तो मना क्यों कर रहे हो भाई? एटमॉस्फेयर तो है ना तुम्हारे सर के ऊपर, या धरती से बाहर निकल गए? नहीं, एटमॉस्फेयर तो है हमारे सर के ऊपर। अगर एटमॉस्फेयर है हमारे सरफेस के ऊपर, तो एटमॉस्फेयर कुछ प्रेशर डाल रहा होगा कि नहीं? उस प्रेशर को क्या बोलेंगे? उस प्रेशर को क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बोलो क्या बोलेंगे उस प्रेशर को? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ठीक, अब मुझे बताओ, एक बंदा समुद्र के किनारे पे खड़ा है, एक बंदा देहरादून में, फिलहाल आप कहाँ हो? देहरादून में। एक बंदा मसूरी में, ठीक है, उससे भी ऊपर पहुंच जाओ, धनौल्टी में पहुंच जाओ, ठीक है। किसके सर के ऊपर एटमॉस्फेयर की लेयर सबसे ज्यादा आएंगी? धनौल्टी वाले में एटमॉस्फेयर की लेयर सबसे ज्यादा आएगी। इसका मतलब फिर तो जब आप धरती से बाहर निकल जाओगे तब तो मैक्सिमम एटमॉस्फेयर की लेयर्स आएंगी आपके सर पे। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी तो इस्तेमाल करो। आप क्या होता है, आप ऊपर उठते जा रहे हो, ऊपर उठते जा रहे हो तो एटमॉस्फेयर ज्यादा होता जाएगा कि कम होता जाएगा? आपने जो जवाब दिया कि भाई धनौल्टी वाले के सरफेस पे एटमॉस्फेयर की लेयर ज्यादा होगी, उस हिसाब से तो मैं ये मानूं कि जैसे जैसे मैं ऊंचाइयों पे जा रहा हूँ वैसे वैसे एटमॉस्फेयर बढ़ता जा रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता जा रहा है। फिर तो जो बंदे एरोप्लेन में ट्रेवल कर रहे हैं उनको ऑक्सीजन मास्क देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि और नीचे हम रह रहे हैं, हमारे पास ऑक्सीजन की कमी होनी चाहिए। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूँ? जितनी ऊंचाइयों पे जाते जाओगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना बढ़ता जाएगा कि कम होता जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना कम होता जाएगा, ठीक है। तो जो बंदा समुद्र के किनारे पर खड़ा है, इसके सरफेस पर एटमॉस्फेयर की लेयर सबसे ज्यादा आ रही हैं, और जो बंदा धनौल्टी में खड़ा है उसके सरफेस पर एटमॉस्फेयर की लेयर सबसे कम आ रही है। क्लियर बात अच्छे से? ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर समुद्र के किनारे पे सबसे ज्यादा, उससे कम देहरादून में, सबसे कम मसूरी में। सबसे कम तो नहीं बोलना चाहिए, कंपैरेटिवली बोल रहा हूँ। सबसे कम कहाँ पर? कि कहाँ पर भाई? मसूरी में या धनौल्टी में बोल दो, ठीक है। अब चलो मान लेते हैं यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा था, यहाँ पर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा है भाई 500 ATM, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा कम हो गया 400 ATM, यहाँ पर और कम हो गया 300 ATM, ठीक है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस में है? 300। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो रहा है, ठीक है। लिक्विड मान लिया हमारे पास एक ही है, ठीक है। लिक्विड तो मान लिया मेरे पास पानी है। अब पानी का वेपर प्रेशर तो क्या रहेगा भाई? सेम ही रहेगा। एक बार पानी को खड़े होकर के समुद्र के किनारे पे खड़े होकर के बॉईल करना स्टार्ट करा, अगली बारी पानी को आप मसूरी में लेकर के आ गए, उसी पानी को, सेम ब्रांड के पानी को देहरादून में बॉईल करना स्टार्ट करा, फिर अगली बारी मसूरी ले जा करके बॉईल करना स्टार्ट करा, फिर अगली बारी धनौल्टी ले जा करके बॉईल करना स्टार्ट करा। बताओ पानी सबसे ज्यादा जल्दी कहाँ पर बॉईल होगा? सबसे ज्यादा जल्दी कहाँ पे बॉईल होगा? जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा। पानी का वेपर प्रेशर मैंने मान लेते हैं पानी का वेपर प्रेशर कितना है, तो वेपर प्रेशर ऐसे ही मान रहा हूँ अपनी तरफ से, मान लिया पानी का वेपर प्रेशर कितना है? 100 ATM, ठीक। तो जो बंदा समुद्र के किनारे पर खड़ा है वो पानी को गर्म करेगा और पानी के वेपर प्रेशर को 100 से 500 तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। जो बंदा देहरादून में वो 100 से 400 तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। जो देहरादून, जो धनौल्टी में या मसूरी में, वो 100 से 300 तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। कहाँ पे ज्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ेगी? है? समुद्र में। अभी तो उल्टा जवाब दे रहे थे क्योंकि दिमाग में सोचा नहीं था, ठीक है भाई। यहाँ 100 से 500 तक पहुंचाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या 100 से 300 तक पहुंचाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी?
100 से 500 तक पहुंचाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसका मतलब जितना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा या उतना कम होगा? नहीं आया अभी भी? समझ नहीं आया अभी भी? तो बोलो, जितना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज्यादा होगा। क्लियर हो गई बात अच्छे से? ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऊपर तो हमने लिखा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जितना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे आप पहाड़ों में जाते जाओगे, ऊंचाइयों पे जाते जाओगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा। इसीलिए पहाड़ों के लोग प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं करते, बिकॉज वहां पर पानी क्या हो जाता है? जल्दी बॉईल हो जाता है। इसका मतलब जो हमें बचपन से पढ़ाया जा रहा था पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ये कोई फिक्स वैल्यू है या ये वेरिएबल है? ये तो फिर वेरिएबल हो गई। समुद्र के लेवल पर अलग, ठीक है, देहरादून में अलग, मसूरी में अलग, धनौल्टी में अलग, उससे ऊपर जाओगे और अलग, ठीक है। तो हमें बचपन से 100 डिग्री सेल्सियस क्यों रटवाया जाता है? तो वो हमें एटमॉस्फेयर स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट रटवाया जाता है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी, क्या रटवाया जाता है हमें? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। और वो कब है? जब हम सी लेवल पर खड़े हैं, सी शोर पर खड़े हैं। क्लियर हो गई बात? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक, एट सी लेवल। क्लियर हो गई बात अच्छे से? हम लोग प्रेशर कुकर का क्यों इस्तेमाल करते हैं? ताकि ज्यादा जल्दी वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। अंदर जब ढक्कन वगैरह लगा दोगे तो अंदर का प्रेशर तो अलग ही हो जाएगा, लेकिन अगर मैं खुले कंटेनर में पानी को गर्म करूंगा फिर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को देखना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात अच्छे से? बोलो, ठीक, बड़े आगे बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक, टेम्परेचर देखिए, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा भाई? टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ेगा, बिकॉज लिक्विड मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ेगी, जिस वजह से वेपर प्रेशर उनका इंक्रीज होगा। मोर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लिक्विड हैव इनफ काइनेटिक एनर्जी टू एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। यहाँ देखो टेम्परेचर कम है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कम है, कम मॉलिक्यूल्स की, वहां पर और मॉलिक्यूल्स बढ़ गए, वहां पर और ज्यादा बढ़ गए। क्लियर हो गई बात अच्छे से? ठीक, अब देखिएगा, आपका लिक्विड वेपर फेज में कन्वर्ट हो रहा है। लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए उसको गर्म करते हो कि ठंडा करते हो? गर्म करते हो। इसका मतलब फॉरवर्ड प्रोसेस कैसा हो गया? एक्सोथर्मिक। और बैकवर्ड प्रोसेस कैसा हो गया? एंडोथर्मिक। अगर फॉरवर्ड प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच क्या होगा भाई? पॉजिटिव। बताया था, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? एक्सो के लिए डेल्टा एच नेगेटिव होता है। एक्सो के लिए डेल्टा एच क्या होता है? नेगेटिव। यहाँ पर उल्टा साइन लगा है। एक्सो के लिए बताया था ना, एक्स हमेशा उसकी होती है जिसकी नेगेटिव थिंकिंग होती है। ठीक, एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच लेस देन 0। तो फॉरवर्ड वाला प्रोसेस कैसा है? एक्सोथर्मिक। बैकवर्ड वाला प्रोसेस कैसा है? एंडोथर्मिक। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है? विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस। अभी भी हम गलती कर रहे हैं और आपने मुझे नहीं बताया क्या गलती कर रहे हैं। इसका मतलब आप यहाँ दिमाग खोल करके नहीं सुन रहे हो। क्या गलती कर रहे हैं? मैंने जानबूझ करके एक गलती करी। क्या गलती करी बताओ? बोलो भाई। आप लिक्विड को गैस में बदल रहे हो तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा बाय हीटिंग या फिर बाय कूलिंग? लिक्विड गैस में। हाँ, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हो, लिक्विड पानी को वेपर में, तो उसको गर्म करोगे कि ठंडा करोगे? गर्म करोगे ना। अगर उसको गर्म कर रहे हो तो वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा कि एंडोथर्मिक होगा? एंडोथर्मिक होगा। एक्सो मतलब वो अपने अंदर से हीट एनर्जी निकाल रहा है,
लेकिन अभी उसने अपने अंदर से थोड़ी निकाली, अभी तो आप उसको गर्म कर रहे हो। इसका मतलब वो आपकी दी गई हीट एनर्जी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो फॉरवर्ड प्रोसेस क्या हो गया, एंडो, और एंडो के लिए डेल्टा एच क्या होता है, एंडो के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव, और सही तो लिखा वहां, ठीक। और ये क्या हो गया, एक्सो। और ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एज पर ली चैटलियर प्रिंसिपल, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक। तो इसका मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में, एंडोथर्मिक प्रोसेस फॉरवर्ड में हो रहा है कि बैकवर्ड में हो रहा है, फॉरवर्ड में हो रहा है। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मेरी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, मतलब मेरा और ज्यादा से ज्यादा लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। तो ये इस बात का सबूत है कि टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। क्लियर हो गई बात अच्छे से, ठीक। अब जैसे कि मैं इतनी देर से बात कर रहा था कि हमें ना तो वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से मतलब है, ना वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट से मतलब है, हमें मतलब किससे है, सॉल्यूशन से। तो वेपर प्रेशर किसका निकालेंगे, सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन कैसे बनेगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिला करके, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की हम बात करते हैं और मान लेते हैं यहाँ पर जो सॉल्यूट है हमारा और जो सॉल्वेंट है हमारा, दोनों के दोनों वॉलेटाइल हैं। मान लेते हैं सॉल्वेंट भी हमारा क्या है, वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब जो आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, मतलब जिसका वेपर प्रेशर की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू हो, ठीक। और नॉन वॉलेटाइल किसको बोलते हैं, चीनी। वॉलेटाइल होगी कि नॉन वॉलेटाइल, चीनी वॉलेटाइल होगी कि नॉन वॉलेटाइल। क्या कभी देखा डब्बे में रखी हुई चीनी गायब हो गई, क्या उसके वेपर्स बने कभी, क्या नमक के वेपर्स बने। तो चीनी और नमक क्या है, वॉलेटाइल के नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल। पानी क्या है, वॉलेटाइल, ठीक है। तो रॉल्ट्स लॉ दो अलग अलग केस में पढ़ा जाता है। पहला केस जहां पर हम सॉल्यूट को वॉलेटाइल मानते हैं, और दूसरा केस जहां पर हम सॉल्यूट को नॉन वॉलेटाइल मानते हैं। जहां पर सॉल्यूट को नॉन वॉलेटाइल मानेंगे वो आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आएगा, किस में आएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। तो उस केस को आगे चल के डिस्कस करेंगे। फिलहाल कौन सा केस डिस्कस कर रहे हैं, फिलहाल हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकाल रहे हैं कंटेनिंग वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो रॉल्ट्स लॉ क्या कहता है, रॉल्ट्स लॉ ये कहता है कि सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट प्रेजेंट है, एक सॉल्यूट प्रेजेंट है, एक सॉल्वेंट प्रेजेंट है। तो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के भी कुछ मोल्स होंगे, सॉल्वेंट के भी कुछ मोल्स होंगे कि नहीं। तो अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल्स हैं सॉल्यूशन के अंदर, तो पक्की बात है सॉल्यूट का भी कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन है, सॉल्वेंट का भी कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन है। जिस कंपोनेंट का, सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का, जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में ज्यादा होगा उस कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक। अब आप कहोगे सर इतनी देर से वेपर प्रेशर बोल रहे थे, अब पार्शियल क्यों बोल दिया। इतनी देर से जो वेपर प्रेशर बोल रहा था, मैंने एक कंटेनर में केवल पानी लिया था, तो वहां पर केवल पानी है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो वेपर प्रेशर केवल और केवल किसका है, पानी का। अगले कंटेनर में मैंने रसना लिया था, वहां पर वेपर प्रेशर केवल और केवल किसका है, रसना का। लेकिन अब पानी को और रसना को दोनों को आपस में मिला दिया। अब अगर मैं पानी के वेपर प्रेशर की बात करूं, भाई उस कंटेनर में रसना भी है पानी भी है, लेकिन मैं बात केवल और केवल किसके वेपर प्रेशर की करना चाह रहा हूँ, पानी के वेपर प्रेशर की बात करना चाह रहा हूँ। तो अब मुझे पार्शियल बोलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा कंपोनेंट प्रेजेंट है, ठीक है। टोटल वेपर प्रेशर निकालेंगे वो अलग बात है, लेकिन अगर मैंने रसना और पानी को मिला दिया एक बोतल में, ठीक है, मान लिया ये बोतल है मेरे पास, इस बोतल के अंदर फिलहाल केवल और केवल क्या है भाई, पानी है, ठीक है। तो इसके जो वेपर्स बन रहे होंगे लिक्विड सरफेस पर, ठीक है, वो प्रेशर डाल रहे होंगे लिक्विड सरफेस के ऊपर, ठीक है, उनको मैं क्या बोलूं, वेपर प्रेशर। लेकिन अगर इसमें रसना मिला दूं तो अब यहाँ पे वेपर किसके हैं, पानी के भी हैं, रसना के भी हैं, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूं मुझे केवल पानी का वेपर प्रेशर बताओ, ठीक है। तो पानी का वेपर प्रेशर जब बताऊंगा तो रसना के वेपर प्रेशर को क्या कर दूंगा, नेग्लेक्ट कर दूंगा, इग्नोर कर दूंगा, ठीक है। इसीलिए क्या बोला जाए, पार्शियल वेपर प्रेशर, मतलब मैं पार्शियलिटी कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, पार्शियलिटी कर रहा हूँ। आप दोनों मेरे पास आते हो, सर ये डाउट बता दो,
ठीक है, आप भी मेरे पास आए, आप भी मेरे पास आए, मैंने कहा तुम रुक जाओ, तुम्हारा डाउट बता देता हूँ, और तुम्हें डांट के भगा दिया कि जाओ मैं नहीं बता रहा। तुम क्या कहोगे? सर आप तो पार्शियलिटी कर रहे हो, ये कहोगे कि नहीं कहोगे? समझ में आ गई बात? ठीक है, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वॉलेटाइल कंपोनेंट इन सॉल्यूशन is directly proportional to its mole fraction in the solution. In the solution of volatile liquids, the partial vapor pressure of each component is directly proportional to its mole fraction in solution. मतलब PA will be directly proportional to XA, ये X है भाई, मोल फ्रैक्शन। सिमिलरली PB will be directly proportional to XB। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, PA will be equals to P naught A XA, PB will be equals to P naught B XB। ठीक है, हालांकि यहाँ उल्टा लिखा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं भाई। 2 into 3 लिखो या 3 into 2 लिखो, एक ही बात है या अलग अलग बात है? 2 into 3 या 3 into 2 एक ही बात है या अलग अलग बात है? एक ही बात है ना। ठीक है, वहां पर XA इंटू P नॉट ए लिखा हुआ है। ठीक है, हमें याद रखने में आसान क्या पड़ता है? P नॉट ए XA, PA इक्वल्स टू P नॉट ए XA और PB इक्वल्स टू P नॉट B XB, जहां पर PA क्या है? ठीक है, PA ये वाला क्या ऊपर नॉट लगा? नहीं, नॉट नहीं लगा। इसका मतलब सॉल्यूशन के अंदर ये केवल और केवल सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बारे में बता रहा है। इट इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट कैपिटल ए। ठीक, सिमिलरली पीबी बोलो, पीबी क्या होगा? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। ठीक है, पी नॉट ए क्या होगा? ये नॉट इतना बड़ा बना दिया। पी नॉट ए क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए या प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट कैपिटल ए एट गिवन टेम्परेचर। सिमिलरली पी नॉट बी क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट कैपिटल बी। बोलो, बात समझ में आ गई यहाँ तक? ठीक, अब आगे देखिएगा। ठीक, बाइनरी सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो पीए किसके बराबर आ गया भाई? देखो यहाँ पीए किसके बराबर आ गया? पी नॉट ए एक्स ए के बराबर आ गया। सिमिलरली पीबी किसके बराबर आ गया? पी नॉट बी एक्स बी के बराबर आ गया। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, इस कंटेनर में ए के वेपर्स भी हैं, बी के वेपर्स भी हैं। ठीक, तो ए के वेपर भी कुछ प्रेशर डाल रहे होंगे लिक्विड सरफेस पर, बी के वेपर्स भी कुछ प्रेशर डाल रहे होंगे लिक्विड सरफेस पर। टोटल प्रेशर की अगर मैं बात करूं, टोटल प्रेशर क्या होगा? आप बोलोगे सर टोटल प्रेशर जो होगा इट विल बी इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। इस कंटेनर में ऑक्सीजन गैस उड़ रही है, उसका वेपर प्रेशर मान लिया 3 atm, नाइट्रोजन गैस उड़ रही है, उसका वेपर प्रेशर मान लिया 2 atm। तो टोटल प्रेशर कितना हो गया? 3 + 2 = 5। ये अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। कौन सा लॉ होता है भाई? डाल्टन्स लॉ। ये कौन सा लॉ है? PT टोटल प्रेशर इज इक्वल टू PA + PB। इट इज नोन एज डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो बस PA और PB की वैल्यू रखो तो टोटल प्रेशर P किसके बराबर आ गया? आप T लगाओ, नीचे ना लगाओ कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। P किसके बराबर आ गया? P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। बोलो, बात समझ में आ गई? P = P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। क्लियर हो गया अच्छे से? ठीक है, ये हमारा रॉल्ट्स लॉ है। कौन सा लॉ है? रॉल्ट्स लॉ है। ठीक, आगे बढ़े। ठीक है, तो ये आ चुका आपके पास PT = P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। ठीक है, XA प्लस XB किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है कि नहीं? तो P = P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB की जगह क्या लिख सकता हूँ? 1 - XA। बोलो, लिख सकता हूँ क्या नहीं? ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो। P will be equals to P नॉट A XA प्लस P नॉट B माइनस P नॉट B XA। ठीक, यहां से और यहां से क्या कॉमन आ जाएगा? इन दोनों में से क्या कॉमन? XA कॉमन आएगा ना। ठीक है, तो P नॉट B प्लस यहाँ से XA कॉमन निकालो, P नॉट A माइनस P नॉट B इंटू XA।
ठीक, ये अनदर फॉर्मूला आ चुका। कितने फॉर्मूले पढ़ चुके अब तक? पहला फॉर्मूला पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए, दूसरा फॉर्मूला पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी, तीसरा फॉर्मूला पी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। क्लियर हो गई बात अच्छे से? ठीक, अगला फॉर्मूला क्या पढ़ लिया भाई? अगला फॉर्मूला क्या पढ़ लिया? P इज इक्वल्स टू पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए। क्लियर? अब आप कहोगे सर आपने तो एक्स बी की जगह 1 माइनस एक्स ए डाला, एक्स ए की जगह नहीं डाल सकते थे 1 माइनस एक्स बी? बोलो, एक्स ए की वैल्यू भी तो यहाँ से 1 माइनस एक्स बी आएगी। ठीक है, तो चलो वो वैल्यू डाल दो। एक्स ए की जगह क्या डाल दो? 1 माइनस एक्स बी। ठीक है, तो पी नॉट ए एक्स ए की जगह डाल दिया इस बारी मैंने क्या? 1 माइनस एक्स बी। ठीक है, और इसको एज इट इज ही रहने दिया। पी नॉट ए इंटू सॉरी पी नॉट बी इंटू एक्स बी। बोलो बात क्लियर? अंदर मल्टीप्लाई कर दो, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। बोलो यहां से और यहां से क्या कॉमन ले लोगे? एक्स बी प्लस का एक्स बी कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचा? पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी। क्लियर बात अच्छे से? ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला कहाँ से डिराइव हुए? इसी फॉर्मूला से डिराइव हुए। ठीक है, तो अब सर ये फॉर्मूलाज कैसे याद रहेंगे? देखो, अगर ए के टर्म्स में लिखना चाह रहे हो तो किससे स्टार्ट हो? बी से। देखो बी ए बी ए। अगर बी के टर्म्स में लिखना चाह रहे हो तो ए से स्टार्ट हो, ए बी। क्लियर हो गई बात अच्छे से? ठीक है, कितने फॉर्मूलाज आ गए भाई? 4 फॉर्मूलाज आ गए। ठीक, अब ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। ग्राफ भी क्या है? इंपॉर्टेंट। हम एक ग्राफ बनाते हैं किस किस के बीच में? हम एक ग्राफ बनाते हैं मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बीच में। ठीक, ये सबसे पहली वाली इक्वेशन देखो जरा। सबसे पहली वाली पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, इसको कंपेयर करो किससे? वाई इक्वल टू एम एक्स। It will be the equation of a straight line passing through origin. Equation of a straight line passing through origin. Y axis पर कौन आएगा? PA. Y axis पे कौन आएगा? PA. X axis पे कौन आएगा? PB. ठीक है, X axis पे कौन आएगा? अरे PB नहीं, Y axis पर कौन आया? देखो यहाँ देखो दोबारा, PA will be equals to P naught A एक्स ए। ठीक, y इक्वल टू एम एक्स से कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, तो y एक्सिस पर कौन आएगा? पी ए। एक्स एक्सिस पर कौन आएगा? एक्स ए। तो जब ग्राफ बनाओगे y एक्सिस पर किसको डालो? पी ए को। एक्स एक्सिस पर किसको डालो? एक्स एक्सिस पर किसको डालो? एक्स ए को। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगी पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये तो y इक्वल टू एम एक्स है। अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आती नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्लियर बात? ये m किसके बराबर है? पी नॉट ए के बराबर। m को क्या बोलते हैं? m को क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? m को क्या बोलते हैं? स्लोप। तो स्लोप कितना आ गया? पी नॉट ए। क्लियर बात? अगला ग्राफ देखो, अगला ग्राफ किसका आएगा भाई? अगला ग्राफ किसका आएगा? PB इक्वल्स टू, बोलो PB इक्वल्स टू P नॉट बी एक्स बी। कंपेयर करो y इक्वल टू एम एक्स के साथ। x y एक्सिस पर PB, x एक्सिस पर XB। स्लोप किसके बराबर? स्लोप किसके बराबर? P नॉट बी के। y एक्सिस पर क्या डाल दूं?
पी बी, एक्स एक्सिस पर क्या डाल दूं, एक्स बी। लाइन कैसी आएगी, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसका स्लोप किसके बराबर होगा, पी नॉट बी के बराबर होगा। क्लियर बात अच्छे से बोलो, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब इस ऊपर वाले ग्राफ को उठाओ, ठीक है, और उठा के पलटो, पलटने के बाद यहाँ रखो, तो क्या ऐसा सीन आ जाएगा। अभी सिर्फ ये देखो, ऐसा आ जाएगा ना, अभी बीच की लाइन से मत देखो, ठीक। इस ये वाली लाइन कहाँ जा रही है, ऊपर ऐसे। वो वाली लाइन जब पलटोगे तो कहाँ आएगी, ऐसे। क्लियर हो रही है बात, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो जरा, अब मैंने पानी और रसना को आपस में मिलाया। पानी का कुछ वेपर प्रेशर होगा, रसना का कुछ वेपर प्रेशर होगा। क्या दोनों का वेपर प्रेशर सेम होगा या अलग अलग होगा, अलग अलग होगा ना, ठीक है। तो पी नॉट ए और पी नॉट बी क्या सेम होंगे या अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे। तो इसीलिए मेरे लिए जरूरी है कि मैं ये एजम्पशन मानूं कि पी नॉट ए और पी नॉट बी में कौन ज्यादा होगा और कौन कम होगा। ए और बी में, कहने का मतलब ए और बी में कौन ज्यादा वॉलेटाइल होगा और कौन कम वॉलेटाइल होगा। तो ये एजम्पशन मुझे मानना पड़ेगा। मैं मान लेता हूँ लेट ए इज मोर वॉलेटाइल देन बी, लेट ए इज मोर वॉलेटाइल देन बी। इसका मतलब पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी नॉट बी। इसीलिए आप देखो कि इसको मैं थोड़ा यहाँ से दिखाता हूँ। ये मैंने यहाँ लाइन गलत ड्रॉ करी है यहाँ। इसीलिए आप यहाँ पर देख सकते हो, हमने इसको ऊपर दिखाया पी नॉट ए को, और इसको पी नॉट बी को कहाँ दिखाया भाई, पी नॉट बी को हमने दिखाया नीचे, पी नॉट ए को ऊपर दिखाया और पी नॉट बी को कहाँ दिखाया, नीचे। ठीक, समझ में आ रही है बात। अब यहाँ देखो, इस एक्सिस पर क्या है, मोल फ्रैक्शन। ये ओरिजिन किसका है, ये ओरिजिन किसका है भाई, ये ओरिजिन तो एक्स बी का है, ये ओरिजिन तो बी का है ना, बोलो ये वाला। इस ओरिजिन पर एक्स बी की वैल्यू क्या होगी, 0। तो यहाँ पर एक्स बी की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। तो एक्स, या चलो उल्टा मान लो, ठीक है। इसको उठा, क्योंकि मैं ग्राफ के अकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जो ये वैल्यू लिखी हुई है, इसको ग्राफ को उठाओ, इसको उठा के पलटो और यहाँ रख दो, ठीक है। तो मैंने ये वाला ग्राफ स्टार्टिंग में ले लिया, ये वाला ग्राफ कहाँ ले लिया, यहाँ स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये ओरिजिन किसका हो गया भाई, ये ओरिजिन ए का हो गया, किसका हो गया, ए का, इसीलिए एक्स ए क्या है, 0। इसको उठाओ, पलटो, वहां ले जाकर के रख दो, ये ओरिजिन किसका है, बी का, इसीलिए यहाँ पर एक्स बी क्या होगा, 0। ठीक, अब देखो, अगर एक्स ए 0 है तो एक्स बी क्या होगा, एक्स ए और एक्स बी को जोड़ के तो 1 आता है। अगर एक्स ए 0 है तो एक्स बी कितना होगा, 1। अब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो, एक्स ए धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होगा और एक्स बी धीरे धीरे घटना स्टार्ट होगा। एक्स ए और एक्स बी कुछ इस तरीके से बढ़ेंगे और घटेंगे कि हर पॉइंट पर एक्स ए प्लस एक्स बी किसके बराबर रहेगा, 1 के बराबर रहेगा। किसके बराबर रहेगा, 1 के बराबर रहेगा। बोलो यहाँ बात समझ में आई। एक्स ए 0 था, बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, 1। एक्स बी 1 था, घटते घटते कितना हो गया, 0 हो गया। क्लियर हो गई बात अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस पॉइंट पर एक्स ए की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो एक्स ए देखो कहां पर दिख रहा है आपको, चौथे फॉर्मूले में एक्स ए की जगह 0 डालो तो क्या वैल्यू आ जाएगी, पी किसके बराबर आ जाएगा, पी नॉट बी के। इसलिए देखो यहाँ पी नॉट बी लिखा। अगले वाले में देखो, अच्छा नहीं, आप कहोगे सर एक्स ए 0, एक्स बी की जगह 1 डाल के देख लो, एक्स बी की जगह 1 डाल लो ना, यहाँ पे 1 डालोगे तो पी नॉट ए से पी नॉट ए कैंसिल आउट, पी नॉट बी आ गया। देखो समझ में आ रही बात, ठीक है। अब उधर वाले ओरिजिन पे पहुंच जाओ, एक्स ए कितना, 1, एक्स ए कितना, 1, एक्स ए की जगह 1 डालो, पी नॉट बी कैंसिल, पी किसके बराबर, पी नॉट ए के। देखो वहां पी नॉट ए है कि नहीं, ठीक। अच्छा एक्स बी की जगह 0 डालो, यहाँ 0 डाल दो, देखो पी इक्वल टू पी नॉट ए, देखो वहां पी नॉट ए है कि नहीं। समझ में आ गई बात अच्छे से, ठीक है। ये ओरिजिन किसका था, ए का। किसका ओरिजिन था, ए का, मतलब ये वाला ग्राफ,
और ये ग्राफ हमने P इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए के लिए बनाया था। ये ग्राफ P इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए के लिए, और ये ग्राफ किसके लिए है भाई? पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी के लिए, ठीक। और ये ग्राफ किसके लिए है? ये टोटल वेपर प्रेशर, किसके लिए? टोटल वेपर प्रेशर। टोटल वेपर प्रेशर देखो कैसी आ रही है, y इक्वल्स टू सी प्लस एम एक्स। y एक्सिस पर कौन? y एक्सिस पर कौन? टोटल वेपर प्रेशर, ठीक है, ठीक है। m x एक्सिस पर कौन? मोल फ्रैक्शन, ठीक है। स्लोप किसके बराबर? पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, ठीक है। पहले तो बताओ, ये तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन है, और वो देख लो ऊपर, क्या ओरिजिन से पास हो रही है? नहीं, ओरिजिन से पास थोड़ी हो रही है सबसे ऊपर वाली लाइन। कौन सी लाइन की बात कर रहा हूँ? इस वाली लाइन की बात कर रहा हूँ। क्या ये ओरिजिन से पास हो रही है? नहीं, ओरिजिन से पास नहीं हो रही है। क्लियर बात? आप इससे देख लो, टोटल प्रेशर C किसके बराबर? पी नॉट बी के बराबर, स्लोप पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी के बराबर, और एक्स एक्सिस पर कौन? एक्स ए। क्लियर हो गई बात? और इस लाइन से हमें एक बात और समझ में आ रही है कि हमारे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो हमेशा लोअर वैल्यू कौन है? पी नॉट है या पी नॉट बी? पी नॉट बी। हायर वैल्यू कौन है? पी नॉट है। हमारे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा लोअर वैल्यू और हायर वैल्यू के बीच में लाई करेगा। क्लियर बात? सवाल के अंदर वो आपको पी नॉट ए और पी नॉट बी दे करके रखेगा। पी नॉट ए मान लिया उसने दिया आपको 300 ATM या 300 mm ऑफ मरकरी, और पी नॉट बी उसने दिया आपको 200 ATM। तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा ना वो 200 से कम नहीं हो सकता, ठीक है, जो इस फॉर्मूले से निकालोगे, ठीक है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 200 से कम नहीं हो सकता, ना 300 से ज्यादा हो सकता, 200 और 300 के बीच में ही लाई करेगा। समझ में आ गई बात अच्छे से? बाकी आगे का फिर नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा आपको अच्छे से, और फॉर्मूलाज और शॉर्टकट ट्रिक्स नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज जहां तक बताया है इसको अच्छे से डाइजेस्ट कीजिए, फिर आगे का हम देख रहे होंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।